Namaskar, welcome at English Study with most awaited video on John Keats and his important works. I am Rekha Gupta. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. John Keats, the last romantic poet, 1795 to 1821. Son of a hostler and stable keeper and was born in Swan and Hoop in London in 1795. जॉन किट्स का जन्म कहाँ होता है? स्वान और हुप इन में होता है, लंदन में 1795 में इनका जन्म होता है। और इनके जो फादर थे वो हॉस्लर और स्टेबल कीपर थे। इनके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब जॉन किट्स सिर्फ 15 साल के थे, और इस तरह से किट्स को गार्जियन बनना पड़ता है अपने ब्रदर्स और सिस्टर के लिए। हिज स्कूलिंग इन एनफील्ड, इनकी स्कूलिंग कहाँ से होती है? एनफील्ड में होती है। और लेटर ऑन ही बिकेम द मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल। फिर उसके बाद ये अप्रेंटिस बन जाते हैं, कहाँ के लिए? एडमिंटन में सर्जन के अप्रेंटिस हो जाते हैं और वहाँ पे 5 इयर्स तक वर्क करते हैं। एंड लेटर ऑन असिस्टेंट ऑफ सर्जन इन हॉस्पिटल फॉर 2 इयर्स, और फिर 2 साल तक ये सर्जन के असिस्टेंट हो जाते हैं उस हॉस्पिटल में। किड्स वॉज डिवोटेड टू ब्यूटी एंड पोएट्री। तो किड्स की जो लाइफ थी देखा जाए तो वो डिवोटेड ही किसके लिए? ब्यूटी और पोएट्री के लिए। ही सेड टू अ फ्रेंड, इन्होंने अपने एक फ्रेंड से कहा था, देयर केम अ सनबीम इनटू द रूम एंड विथ इट अ होल ट्रूप ऑफ क्रिएचर्स फ्लोटिंग इन द रे एंड आई वॉज ऑफ विथ देम टू ओबेरन एंड फेरीलैंड। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे याद रखेंगे कि जॉन किट्स ने अपने एक फ्रेंड को कहा था। चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क गैव हिम अ कॉपी ऑफ स्पेंसर्स फेयरी क्वीन। स्पेंसर की फेरी क्वीन की एक कॉपी जो है चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क, जो इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने किड्स को दिया था। और इस वजह से किड्स का इंटरेस्ट बढ़ जाता है किसमें? स्पेंसर में। ही लेफ्ट हिज प्रोफेशन इन 1817 एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। ये अपने प्रोफेशन, जो मेडिकल का प्रोफेशन है, उसे 1817 में छोड़ देते हैं और अपनी पोएट्री का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश करते हैं इन द सेम ईयर। इनका सेकेंड वॉल्यूम जो है एंडीमियन करके वो 1818 में आता है। इनके जो वर्क्स थे उसको क्रिटिसाइज किया गया था ब्लैकवुड्स मैगजीन और क्वार्टरली मैगजीन के द्वारा। स्पेशली एंडीमियन का इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। किड्स इज लास्ट एंड मोस्ट परफेक्ट रोमांटिसिस्ट। तो किड्स जो हैं वो रोमांटिसिस्ट में सबसे लास्ट और परफेक्ट माने जाते हैं। अर्नोल्ड सेज किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। तो ये अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है किड्स को लेकर कि किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। He wandered England and Scotland, lived in the Isle of Wight in Devonshire and the Lake District to recover his and his brother's health. किड्स बहुत सारी जगह पे घूमने गए थे, जिसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, और वो कौन कौन सी स्पेशल जगह इन दोनों कंट्री में। आइल ऑफ वाइट जो कि डेवनशायर में है, और साथ ही लेक डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने विजिट किया था, सो दैट कि इनकी और इनके ब्रदर की हेल्थ जो है वो रिकवर हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। फाइनली हिज फैमिली वॉज सफर्ड फ्रॉम कंज्यूमशन। किड्स और इनकी फैमिली मेम्बर जो है कंज्यूमशन से सफ़र करते थे। इनके भाई की भी डेथ हो जाती है कंज्यूमशन से, इनके सिस्टर भी, और साथ किड्स की भी डेथ होती है कंज्यूमशन की ही वजह से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसे ज़रूर याद करेंगे, इसमें से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ही लव्ड फैनी ब्राउनी बट कुड नॉट मैरी ड्यू टू पॉवर्टी एंड हिज इलनेस। इनके जो लव थी वो थी, बिलवेड थी फैनी ब्राउनी, लेकिन इनसे इनकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि पॉवर्टी और इलनेस की वजह से ये शादी नहीं कर पाते फैनी से। और इन्हीं के लिए इन्होंने एक पोएम भी लिखा था, ला बेल डेम सन्स मर्ची करके। साथ ही इनका इसाबेला जोन्स के साथ भी कनेक्शन था। लास्ट वॉल्यूम जो इनका है, लामिया इसाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्नीस एंड अदर पोएम्स, जो कि 1820 में पब्लिश्ड होते हैं। तो ये इनकी लास्ट वॉल्यूम है जॉन किट्स की। तो याद रखेंगे 2 लेडी का नाम इनसे कनेक्टेड है, एक तो फैनी ब्राउनी और साथ ही इसाबेला जोन्स, वो भी कुछ समय तक इनसे कनेक्टेड रही। पीबी शैली स्ट्रक बाय ब्यूटी एंड प्रॉमिस ऑफ हाइपेरियन। पीबी शैली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे किड्स के हाइपेरियन से, इसलिए उन्होंने क्या किया, किड्स को इनवाइट किया कि वो पीसा इटली में रहें। लेकिन किड्स जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं बिकॉज शैली थोड़े से
एग्रेसिव माइंड के होते हैं और ये जो सोसाइटी है उसका ऑब्जेक्शन करते हैं। इस वजह से सेली ने किड्स के लिए एडोनिस राइट किया है जो कि 1821 में पब्लिश्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है सेली का ये एडोनिस। किड्स सेटल्ड इन रोम विथ हिज फ्रेंड 7। किड्स फाइनली रोम जाकर सेटल हो जाते हैं। रोम इटली की जो कैपिटल सिटी है और इनका वहाँ पे एक फ्रेंड होता है 7, उसी के साथ ही ये रहते हैं। जो वो आर्टिस्ट होता है इनका जो फ्रेंड होता है, लेकिन रोम में ये जिस उम्मीद से गए थे कि इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है और इनकी डेथ हो जाती है जल्दी ही फरवरी 1821 में। एट द टाइम किड्स की एज कितनी थी? जस्ट 25 ईयर्स। हिज ग्रेव इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री एट रोम इज स्टिल एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिलग्रिमेज टू थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। और वहीं रोम में ही प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में इनका ग्रेव होता है, कब्र होता है जॉन किड्स का, और हज़ारों लोग अभी भी आज की भी डेट में वहाँ पे जाते हैं एक तरह से तीर्थ यात्रा के तौर पे। क्योंकि किड्स जो थे बहुत ही कम लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं। जस्ट लगभग 5 साल ही इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपनी लाइफ का। 25 ईयर्स में से 5 साल इन्होंने पोएट्री के लिए अपना स्पेंड किया और उन 5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छे वर्क्स कंपोज किए और इस वजह से किड्स जो हैं वो बेस्ट हो जाते हैं रोमांटिक पोएट में। Kids knew no Greek, yet Greek literature absorbed and fascinated him reflects the spirit of old Greeks in modern English. जॉन किड्स को ग्रीक लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, फिर भी ये ग्रीक लिटरेचर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और इस वजह से इन्होंने ओल्ड ग्रीक की जो स्पिरिट है उसको मॉडर्न इंग्लिश में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है अपने वर्क्स में। स्पेशली इनका जो वर्क है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। He belongs to second generation romantic poet with Lord Byron and P.B. Shelley. रोमांटिक पोएट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो फर्स्ट जनरेशन और दूसरा जो है सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में एल्डर पोएट्स होते हैं। एल्डर पोएट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलिंस, रॉबर्ट साउदी ये लोग होते हैं और सेकेंड जनरेशन में जॉन किड्स, लॉर्ड बायरन, P.B. Shelley. Influenced many writers of pre-Raphaelite brotherhood. किड्स ने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के बहुत सारे राइटर्स को प्रभावित भी किया है। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814 एट द एज ऑफ 90। इन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी थी जिसका टाइटल है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, 1814 में लिखा था और एट द टाइम किड्स की जो एज थी जस्ट 19। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय लीग हंट एंड लॉर्ड बायरन। इन May 1816 लीग हंट एग्रीड टू पब्लिश किड्स ओ सॉलिट्यूड इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर। किड्स जो थे ये किन पोएट से प्रभावित थे? लीग हंट और लॉर्ड बायरन से। इन दोनों पोएट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था किड्स के ऊपर। लीग हंट ने May 1816 में किड्स की एक पोएम को पब्लिश किया है अपने मैगजीन एग्जामिनर में। उस पोएम का टाइटल है ओ सॉलिट्यूड। हंट आल्सो पब्लिश द एसे 3 यंग पोएट्स Kids, Shelley and Reynolds and on first looking of Chapman's Homer। तो on first looking into होगा यहाँ पे into Chapman's Homer। तो यहाँ पे लीग हंट ने एक ऐसे पब्लिश किया जिसका टाइटल है 3 यंग पोएट्स और वो 3 यंग पोएट्स किसके लिए है? किड्स के लिए, सैली के लिए और रेनॉल्ड्स के लिए है। और इस एसे के साथ लीग हंट ने एक और वर्क पब्लिश किया है किड्स का, वो है On First Looking into Chapman's Homer. He regularly met the powerful literary figure of the day, William Hazlitt. उस समय के पावरफुल लिटरेरी फिगर के रूप में जाने जाते थे विलियम हैजलिट। तो इनसे भी किड्स की मुलाकात अक्सर होती रहती थी। किड्स डेडिकेटेड एंडेमियन टू टॉमस चैटरटन। किड्स ने अपना वर्क एंडेमियन किसको डेडिकेट किया है? टॉमस चैटरटन को। Lockhart at Blackwood coined the term Cockney School for Leigh Hunt and his circle, including Hazlitt and Kids. Lockhart जो ब्लैकवुड मैगजीन से एसोसिएटेड है, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है कॉकनी स्कूल और इसमें क्रिटिसाइज किया है किसको? लीग हंट को और साथ ही लीग हंट के सर्किल में जो भी पोएट्स थे जैसे हैजलिट एंड किड्स और दूसरे पोएट्स। तो अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कॉकनी स्कूल से कौन कौन पोएट जुड़े हैं, तो लीग हंट, हैजलिट, किड्स और अदर पोएट
of that time. Kids chant the form rhyme of ode, 4 lines quatrain of Shakespeare and 6 lines sestet of Petrarch. किड्स ने क्या कर दिया, जब वो सफल नहीं हो पा रहे थे सोनेट वगैरह लिखकर, तो ओड लिखा, ओड में हाथ आजमाया, और जब ओड लिखा तो उन्होंने ओड के फॉर्म और राइम को चेंज कर दिया. इन्होंने 10 लाइन का स्टेंजा बनाया, और उस 10 लाइन में 4 लाइन्स क्या होता था, क्वाट्रेन होता था जो कि शेक्सपियर को कॉपी करता है, और 6 लाइन जो कि सेस्टेट होता है वो पेट्रार्क और मिल्टन को कॉपी करता है. किड्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से उन्हें देख लेते हैं, जिसमें से 6 ओड्स हैं टू साइकी, टू नाइटिंगेल, ऑन ग्रेसियन अर्न, और ये सारे इन्होंने कब लिखा है, मई 1819 में. एक्चुअली अप्रैल और मई में इन्होंने ये सारे ओड्स लिखे हैं, जो 6 ओड्स हैं, एक्सेप्ट ओड ऑन इंडोलेंस. तो इन्होंने 6 ओड लिखे, ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन मिलॉन्कली, ओड टू ऑटम, ओड ऑन इंडोलेंस. जिसमें से ओड ऑन इंडोलेंस को इन्होंने मार्च के मंथ में लिखा है, और बाकी की जो 5 ओड्स है उसको इन्होंने अप्रैल और मई के मंथ में लिखा है. और इन सभी 6 ओड्स में से एक ही ओड का एग्जैक्ट डेट दिया गया है, वो है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, जो कि मई 1819 है. तो डेट सिर्फ किसका मेंशन है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न का, और बाकी दूसरे जो ओड्स हैं वो अप्रैल और मई में लिखे हैं. ओड ऑन इंडोलेंस मार्च में लिखा गया है. ओड टू साइकी, जब इनके 6 ओड्स पब्लिश्ड होते हैं तो उस सीरीज में ओड टू साइकी जो था वो पहला ओड था, पहला पोएम था. और ऐसा कहा जाता है कि ओड टू नाइटिंगेल इन्होंने एक प्लम ट्री के नीचे बैठकर लिखा था. तो ये सारे 6 ओड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा. स्लीप एंड पोएट्री इनका नेक्स्ट वर्क है. ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये इनका एक सोनेट है. एंडिमियन इनका कलेक्शन है पोएम्स का. द ईव ऑफ सेंट एग्नेस बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये भी. ला बेल डेम सन्स मर्सी, हाइपेरियन, लामिया एंड द प्ले ओथो द ग्रेट इन 1819. और इन्होंने एक प्ले भी लिखा है, ओथो द ग्रेट. तो ये जो कुछ वर्क हैं, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेल डेम सन्स मर्सी, हाइपेरियन, लामिया और प्ले ओथो द ग्रेट, ये सारा इन्होंने लिखा था 1819 में और पब्लिश्ड हुआ था 1820 में. और जब 1820 में ये पब्लिश्ड हुआ था तो उसमें इजाबेला भी शामिल है. फैंसी बार्ड्स ऑफ पैशन एंड ऑफ मर्थ, ये भी इनका पोएम है, फैंसी और बार्ड्स ऑफ पैशन एंड ऑफ मर्थ. तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ वी विल सी इन डिटेल अबाउट ओड ऑन ग्रेसियन अर्न. तो अब हम देखते हैं ओड ऑन ग्रेसियन अर्न के बारे में डिटेल में, जो कि मई 1819 में कंपोज किया गया था. तो सबसे पहले ये पब्लिश्ड हुआ था कहाँ पे, एनस ऑफ द फाइन आर्ट्स नाम के मैगजीन में 1819 में. तब वहाँ पे जॉन किट्स का नाम मेंशन नहीं था, बिना नाम का ही ये पोएम पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट टाइम 1819 में. फिर ये पब्लिश्ड होता है जॉन किट्स का जो थर्ड और फाइनल वॉल्यूम होता है पोएम का, जिसमें लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीस और दूसरे पोएम शामिल हैं. 1820 में ये पब्लिश्ड होते हैं. तो इनके साथ भी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न पब्लिश्ड होता है. इट्स मीन ये पोएम 2 बार पब्लिश्ड होता है. एक बार एनस ऑफ द फाइन आर्ट्स नाम के मैगजीन में 1819 में, जिनमें कोई नाम मेंशन नहीं था कि किसने ये पोएम लिखा है, इट्स मीन किड्स का नाम नहीं था. और फिर 1820 में जो कि थर्ड और फाइनल पब्लिकेशन होता है किड्स के वर्क का. वन ऑफ 5 ग्रेट ओड्स कंपोज्ड इन समर एंड ऑटम ऑफ 1819. तो जो ओड है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ऐसा माना जाता है कि 5 ग्रेट ओड्स में से एक है. और ये सारे 5 ग्रेट ओड्स जो हैं कब लिखे गए हैं, समर और ऑटम में. किस ईयर में, 1819 में. 5 क्यों कहा गया है, क्योंकि एक जो ओड है, ओड ऑन इंडोलेंस, वो मार्च में कंपोज हुआ है, और ये अप्रैल और मंथ में ये 5 ओड्स. इनके ओड्स में कितने लाइन है, 10 लाइन के स्टेंजास हैं. टोटल 5 स्टेंजा है और हर स्टेंजा 10 लाइन की है. शुरुआत के जो 4 लाइन्स होते हैं जो कि क्वाट्रेन है, उसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी. और जो एंडिंग के लाइन होते हैं यानी कि 6 लाइन जो कि सेस्टेट है,
जो मिल्टॉनिक सेस्टेट है या फिर पेट्रार्कन सेस्टेट है, इसकी एंडिंग अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग राइम स्कीम के साथ होती है। जस्ट लाइक फर्स्ट और फिफ्थ स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? CDE DCE। सेकेंड स्टेंजा की राइम स्कीम है CDE CED। थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा की राइम स्कीम है CDE CDE। तो टोटल इस तरह से 5 स्टेंजा है इस ओड में। तो इन्होंने क्या किया है, 10 लाइन के स्टेंजा बनाया है और जिसमें हर स्टेंजा का फर्स्ट 4 लाइन जो होता है उसकी राइम स्कीम AB होती है और जो लास्ट के 6 लाइन्स होते हैं वो हर स्टेंजा में वेरी कर रहा है। मीटर क्या है? आइम्बिक पेंटामीटर में इन्होंने लिखा है। फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया है, साथ ही स्ट्रक्चर भी है। A romantic ode, highly lyrical poem in which the author speak to a person or a thing absent or present। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न जो एक रोमांटिक पोएट है और साथ ही बहुत ही लिरिकल पोएम है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का लिरिकल पोएम है। इसमें ऑथर क्या होता है, किसी पर्सन या थिंग के बारे में बातें करता है जो कि अब्सेंट भी है या प्रेजेंट भी है, मतलब अब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। किड्स ने इस पोएम में एड्रेस किया है एक अर्न को जो कि ग्रीस का है और साथ ही उसमें जो बने इमेजेस है उन्हें भी। रोमांटिक ओड्स वर पिनेकल ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। रोमांटिक ओड्स जो थे वो पिनेकल थे 19th सेंचुरी के दौरान। ही वंडर्स अबाउट द फिगर्स ऑन अर्न। किड्स यहाँ पे जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है उस अर्न पर जो फिगर्स बने होते हैं उसके बारे में वो सोचते हैं और कहते हैं कि ये फिगर किसका है, किसी डेटीज का है या किसी मॉर्टल्स का है। मॉर्टल्स मतलब ह्यूमन बीइंग का, किसी टेम्पल का है या किसी आर्केडी का है, पाइप से, टिम्ब्रेल से, मैन है या गॉड्स हैं, कौन है जो यहाँ पे मैड परस्यूट कर रहा है मैडेंस का। मैडेंस मीन्स बैचलर गर्ल, और जो स्ट्रगल कर रही हैं, बचने की कोशिश कर रही हैं या फिर वाइल्ड एक्सटेसी में उनका पीछा हो रहा है। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया गया है, वेडिंग थीम के बारे में बताया गया है और उसमें इन्होंने एक टर्म कॉइन किया, अनरेविस्ड ब्राइड कहा है। तो पूछा जा सकता है कि किस स्टेंजा में वेडिंग थीम है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा में, और अनरेविस्ड ब्राइड किस स्टेंजा में शामिल है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा जो है वही बात होती है। साथ ही ये सिल्वन हिस्ट्री की भी बात करते हैं और कहते हैं कि सिल्वन हिस्ट्री कैन एक्सप्रेस द ब्यूटी एंड मीनिंग ऑफ अर्न बेटर देन हिज पोएट्री। किड्स को लगता है कि जो सिल्वन हिस्ट्री है वो उस ग्रेसियन अर्न के ब्यूटी और मीनिंग को ज़्यादा बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकता है इन द कंपेरिजन ऑफ किड्स की पोएट्री। तो किड्स को लगता है कि शायद किड्स उतने अच्छे से ग्रेसियन अर्न की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी ब्यूटी को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं जितने अच्छे से सिल्वन हिस्ट्री एक्सप्रेस कर सकता है। इन द फोर्थ स्टेंजा अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स लीडिंग अ हाइफर टू बी सेक्रीफाइस्ड पिक्चर ऑन द अर्न। फोर्थ स्टेंजा में जो विलेजर्स की एक ग्रुप है वो एक हाइफर को लेकर जा रहे हैं, उसे बलि चढ़ाने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, ऐसा उस अर्न में पिक्चर किया गया है। अर्न इज फ्रेंड टू मैन। किड्स का मानना है कि अर्न जो है वो ह्यूमन बीइंग के फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट नेवर अबॉन्डन और बिट्रेड टू देम, क्योंकि ये कभी भी किसी को, जो अर्न है, कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता और नहीं किसी के साथ धोखा देता है। इट एंश्योर्स फॉर सेंचुरीज वाइल ह्यूमन कैन नॉट, और सॉरी यहाँ पे एंड्योर्स होगा। तो ये जो अर्न है वो शताब्दियों तक रह सकता है, जबकि ह्यूमन बीइंग है वो शताब्दी तक नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, वो कुछ ही साल में उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे किड्स ने ये बताने की कोशिश की है कि इन द कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग अर्न जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है और वो एक तरह से इमोर्टल है, और उसमें जो भी पिक्चर डिपिक्ट कर दिया गया है अर्न पर, वो सारे पिक्चर क्या हो गए, इमोर्टल हो गए हैं। आज भी वो पिक्चर वैसे ही रहेंगे और कल भी वैसे ही रहेंगे, 100 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे, किड्स का कहना है। अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्विटनेस का मतलब है अर्न इज मैरिड टू अ गाय नेम्ड क्विटनेस। तो यहाँ पे जो पोएट ने वर्ड यूज किया अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्विटनेस, इसका अर्न जो है वो किससे मैरिड कर रहा है, वो क्विटनेस नाम के लड़के से शादी कर रही है। द पोएम गिव्स रोमांटिक सेंस ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। एक्चुअली अनरेविस्ड ब्राइड अर्न को कहा है किड्स ने। अर्न क्या है, अनरेविस्ड ब्राइड है,
और जो क्विटनेस है वो कौन है, वो लड़का है। तो अनरेविस्ड ब्राइड किसकी है, क्विटनेस की है। क्लियर। रोमांटिक इसेंस यहाँ पे मिलता है इस पोएम में, वो क्या क्या रोमांटिक इसेंस है। नेगेटिव कैपेबिलिटी देखने को मिलता है, सेंसुअसनेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किड्स के रेफरेंस में, इमेजिनेशन, हेलेनिज्म भी किड्स के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी एंड इमोर्टलिटी। तो ये सारे रोमांटिक इसेंस इस पोएम में देखने को मिलता है। कुछ मेजर लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिसका यूज़ किया है किड्स ने इस पोएम में। एसोनेंस का यूज़ किया है, एलिट्रेशन, सीजुरा, चियास्मस, इंजैबमेंट, पर्सोनिफिकेशन। द पोएम हैज़ टू सेटिंग्स। इस पोएम में दो तरह की सेटिंग दिखाई गई है, द स्पीकर्स वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ अर्न। वो दो सेटिंग क्या है, एक तो स्पीकर की दुनिया है और दूसरा उस अर्न की दुनिया है, मतलब उस अर्न में जो भी पिक्चर डिपिक्ट किया गया है वो। स्पीकर्स वर्ल्ड इज स्मॉल एंड इंटाइमेट इन कंपेरिजन। स्पीकर की दुनिया क्या है, अर्न की दुनिया के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल और इंटाइमेट है। द स्पीकर स्टार्ट्स विद वेरी लविंग एंड रोमांटिक टोन। इस पोएम की जब स्टार्ट होती है तो किड्स कौन से टोन का यूज करते हैं, लविंग और रोमांटिक टोन का। ही इज ऑब्सेस्ड विद दिस अर्न, ही फील्स जीलस व्हेन ही डिस्क्राइब्स म्यूजिशियन। जब उस अर्न में डेपिक्ट हुए म्यूजिशियन के बारे में किड्स बताते हैं तो थोड़ा सा वो जीलस फील करते हैं। किस बात को लेकर, उनको लगता है कि ये जो म्यूजिक बजा रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छी म्यूजिक बजा रहे हैं, बहुत ही स्वीट और मेलोडियस म्यूजिक बजा रहे हैं, और शायद जो अभी उनको बजाना है वो और अच्छा होगा। द मेजर थीम इज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इस पोएम में जो थीम प्रेजेंट किया गया है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का ट्रांजिएंट नेचर प्रेजेंट किया गया है। द सीन इन अर्न इवोक द स्टोरीज ऑफ रोमांटिक परस्यूट एंड रिलीजियस सेरेमनीज। इस अर्न में जो सीन दिखाए गए हैं वो किस चीज़ को दर्शाता है, रोमांटिक परस्यूट को दिखाता है और साथ ही रिलीजियस सेरेमनीज को भी दिखाता है। वाइल इन रियल दिस आर फॉर ब्रीफ मोमेंट्स ओनली। जबकि रियल में देखा जाए तो रोमांटिक परस्यूट और रिलीजियस जो सेरेमनी से रिलेटेड जो मोमेंट्स होते हैं वो क्षण भर के लिए होता है, जबकि इस अर्न में वो सीन क्या हो गए हैं, वो इमोर्टल हो गए, परमानेंट हो गए हैं। द अर्न इज सिंबल ऑफ डेथ इन मैनी कल्चर, और वी बेटर नो दैट कि जो अर्न है बहुत सारे कल्चर में डेथ का सिंबल है, क्योंकि अर्न में ही लोगों की जो अस्थि होते, राख होते, उसे रखा जाता है। एट द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट एड्रेसेस द अर्न फियर एटीट्यूड दैट कंटेन्स मार्बल मैन एंड ओवर एक्साइटेड मैडन्स एंड कोल्ड पैस्टोरल्स। लास्ट स्टेंजा में, पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है उसमें पोएट जो है वो बताते हैं कि जो अर्न है वो बहुत ही फेयर है और उसकी फेयर एटीट्यूड को वो दिखाते हैं, जिसमें मार्बल मैन एंड ओवर एक्साइटेड मेडन्स की बात कही गई है और साथ ही कोल्ड पैस्टोरल्स की। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इम्पॉर्टेंट लाइन हमने लेकर आए हैं इस पोएम में, क्योंकि जब मैंने देखा इस पोएम के टेक्स्ट को तो हर लाइन ही मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही थी। तो प्लीज़ आप लोग को कहीं से भी मिल जाएंगे सारे लाइन्स का एक्सप्लेनेशन, एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।